जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दूसरे क्लास में। तो पहली क्लास में हमने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर की शुरुआत कर दी थी। हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था, उसके गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। तो हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो 2022 की एग्ज़ाम में आ चुका है, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, उसका ये फार्मूला था Q = NE। ठीक, तो ये क्वेश्चन दिया है, ये चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो इस फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। देखो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है कि पहले हम देख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो देखो, यहाँ पे आवेश का मान दिया है, आवेश Q = कितना दिया है, 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम। और हमें पूछा है चालक में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऐसे हमें बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है। सॉल्व करते टाइम क्या दिया है उसको लिख लेंगे और क्या ज्ञात करना है उसको भी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू को रख देते हैं Q = NE। Q = NE। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। Q की वैल्यू कितना दिया है, 2.4 × 10⁻⁻18 और N हमें ज्ञात ही करना है। E की वैल्यू कितनी होती है, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इसको हम पहले भी जान चुके हैं, इसको हमेशा आपको याद रखना है। वैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के साथ कभी कभी इसकी वैल्यू दी भी होती है, नहीं भी दी होती। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, अब हमें N निकालना है, 2.4 × 10⁻⁻18 और ये चीज यहाँ नीचे आ जाएगी, 1.6 × 10⁻⁻19। देखो, ये है 2.4 × 10⁻⁻18। अगर इस दशमलव को हम हटा दें, यानी इधर खिसका दें एक अंक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 24 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 और ये इक्वल टू कितने के हैं, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ये कट जाएगा। तो 1.6 बचा है यहाँ और यहाँ 24। ये दशमलव को हम ऊपर ले जाए चाहे तो 240 हो जाएगा, 240/16 = N। तो 16 एकम 16 बचा कितना, 8, 16 पंचे 80। तो N की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 15। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 15। पूछा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि धनात्मक आवेश है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब धनात्मक आवेश होता है तो मतलब वह इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी आई है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी आई है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आगे आने की भी संभावना है। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बार मैं हट जाता हूँ। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कूलाम का नियम।
जो कि इस चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिफिनीसन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो हम देखेंगे कूलाम का नियम। हेडिंग डालते हैं कूलाम का नियम। आप भी अपनी कॉपी में डाल लीजिए हेडिंग, नोट्स भी साथ साथ में लिखते रहिए। अगर आपने पहले से नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, आप केवल इसको एक रिवीजन की तरह देख सकते हैं, चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आप साथ साथ में लिखते चलिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, जब 10 दिन बचेगा, 5 दिन बचेगा, तो आप क्या हमेशा वीडियो देखते फिरेंगे? आपके पास नोट्स रहेंगे, आप फटाफट रिवाइज कर लेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं कूलाम्स लॉ। तो देखिए कूलाम का नियम क्या है। देखो कूलाम भाई साहब एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना नियम दिया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मान लीजिए दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद उसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखिए इनके बीच आकर्षण बल भी लग सकता है, प्रतिकर्षण बल, मतलब ये एक दूसरे को खींच भी सकते हैं, एक दूसरे के दूर दूर भी भगा सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे किस कंडीशन में एक दूसरे को आपस में खींचेंगे यानी आकर्षित करेंगे, और किस कंडीशन में एक दूसरे को दूर भगाएंगे। लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी। अभी आप डिफिनीशन लिख लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं अच्छे से। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो ये तो हो गई हमारी डिफिनीशन। ये क्लास में सबसे कमजोर बच्चों को भी याद रहता है डिफिनीशन, तो आपको तो याद होना ही चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कूलाम साहब, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, तो हम क्या करते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये एक आवेश हो गया Q1 और यहाँ पे एक बिंदु आवेश हो गया Q2। दोनों देखो पॉइंट चार्जेज हैं यानी बिंदु आवेश। इनके बीच की दूरी कितनी है, R। मान लो इनके बीच की दूरी कितनी है, R।
बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रत्याकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक, बल क्या है, वो प्रोपोर्शनल है, यानी ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है इन दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी कितनी है, r, तो यह प्रोपोर्शनल हो गया 1/r²। ठीक, तो ये मान लीजिए हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब हम दोनों को लेंगे साथ में, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में r²। ठीक है, हम दोनों समीकरण को साथ में ले लेते हैं। तो जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, यानी अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। जैसे अगर आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण वाला, तो उसमें न्यूटन जी ने दिया था नियम, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल। तो वहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हम हटाए थे तो वहाँ पे कैपिटल जी आया था। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, कांस्टेंट, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान में r²। ठीक, और ये K की वैल्यू खुद कूलाम जी ने दी थी। कूलाम का क्या दी थी उन्होंने, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब देखो इसमें 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, हम इसको भी जान लेते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस वैल्यू को आप याद करके रखिए, जब भी कूलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आगे देखेंगे भी। तो ये तो हमें समझ में आ गया भैया, Q1 Q2 ये तो आवेश है, R क्या है, दूरी है, हमने पहले से देख लिया है। ये ε0 क्या है, इसको तो हम पहली बार देख रहे हैं। देखो ε0 क्या है, ε0 है हमारे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब भैया विद्युतशीलता क्या होती है, इसको देखो हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं हवा में अपने हाथ को चलाऊं, या आप हवा में मुक्का मारिए और पानी में जाके मारिए। हवा में देखेंगे आप आसानी से हाथ चला पा रहे हैं, पानी में आपको थोड़ा ज़्यादा दम लगता है। देखो विद्युतशीलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, यानी परमिशन कितना दे रहा है। जैसे हवा में परमिशन ज़्यादा दे रहा है, हम आसानी से हाथ चला पा रहे हैं, और पानी में वही कम परमिशन दे रहा है। तो विद्युतशीलता क्या है कि यह बल को कितना परमिशन दे रही है। मान लो यहाँ पे निर्वात है, निर्वात में दो बिंदु आवेश रखे हैं, उनके बीच बल लग रहा है, तो वो वहाँ पे निर्वात के हिसाब से परमिशन दे रही है। वहीं हम किसी और माध्यम में ले जाएंगे तो वहाँ विद्युतशीलता की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, आपको यहाँ से जान लीजिए बस। और अभी हम विद्युतशीलता के बारे में आगे भी पढ़ेंगे कि अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, या जब हम इन्हीं दोनों बिंदु आवेशों को जब दूसरे माध्यम में ले जाएंगे। अभी तो यहाँ निर्वात में बात कर रहे हैं, दूसरे माध्यम में ले जाएंगे तो वहाँ हम बल कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, और ε0 की वैल्यू क्या होती है, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻³ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी एग्जाम में ε0 की विमा पूछी जाती है, मात्रक या विमा कई बार पूछी जा चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं
कि एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकालेंगे। देखो अगर आपने 11th में विमा निकालना सीखा है तो ठीक है, अगर नहीं सीखा है तो अभी यहाँ केवल जान लीजिए। आगे हम एक 10 मिनट का वीडियो लगभग डाल देंगे जिसमें हम विमा निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एप्सिलॉन नॉट की विमा कैलकुलेट करते हैं। देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसका मात्रक है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है बहुविकल्पी वाले में, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद विमा निकालते हैं, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, ठीक। अब हम इसको मिटाते हैं। देखो बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है, अभी भी हमारे पास 2 महीने से ज़्यादा समय बचे हुए हैं। तो आप 2 महीने अभी भी अच्छे से पढ़ाई करिए। फिजिक्स में तो मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको, आप भी साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन बैंक वगैरह से, जहाँ से भी आप देख सकें कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए थे। अभी टाइम है अच्छे से, ठीक। अब हम विमा निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पहले लिख लेते हैं, वहाँ भी हमने लिखा था लेकिन मिटा दिए हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। तो हमें अब एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है। एप्सिलॉन नॉट की विमा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विमा को डायमेंशन। देखो विमा कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको नहीं आता है तो। अभी यहाँ कैलकुलेट करते हैं। देखो कूलॉम में क्या होता है? कूलॉम के एसआई मात्रा की ये भी मैंने बताया था ना, एम्पियर सेकंड, ठीक। तो कूलॉम को हम एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड, इसका स्क्वायर प्लस नहीं अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालते हैं। विमा के लिए एक अलग से 10 मिनट का वीडियो मैं बना दूंगा अगर आपको निकालना नहीं आता है तो। देखिए कूलॉम की विमा क्या होती है? कूलॉम की विमा होती है AT, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अपान में। न्यूटन की विमा क्या होती है? न्यूटन की विमा होती है MLT की पावर -2। और मीटर की विमा क्या होती है? L, कैपिटल L। विमा को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं और बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक। तो हम आगे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? A स्क्वायर T स्क्वायर और ये, हाँ ये स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे गलत हो गया था क्योंकि मीटर का स्क्वायर था। तो नीचे क्या होगा? ML यहाँ एक है, 2L यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे L है, यहाँ पे L स्क्वायर है, तो यहाँ पे L क्यूब हो जाएगा और T पावर -2 ही रहेगा। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में M-1 हो जाएगा, नीचे +1 था यानी 1 तो रहता ही है। M ऊपर ले जाएंगे, M-1, M की पावर -1 और L की पावर -3 हो जाएगी और T नीचे पावर -2 है और ऊपर +2 है, तो T ऊपर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो T की पावर 4 हो जाएगा, ठीक। ये एप्सिलॉन नॉट की विमा है, इसको आप याद रखिएगा और निकालने का तरीका याद रखिए। अधिकतर बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि निर्वात की विद्युत शीलता की विमा क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप इसको देख लीजिए, यही विमा होती है। और हाँ
ए स्क्वायर लिखना भूल गया, सॉरी, ए स्क्वायर भी होता है, तभी मैं सोच रहा था कुछ छूटा है। ए स्क्वायर हमारा था ना ऊपर यहाँ पे, उसको लिखना भूल गए थे। ठीक है, ये एप्सिलॉन। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा या परावैद्युतांक, इसको अब हम जानेंगे कि ये क्या है। ठीक, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है? आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है किसी माध्यम में, पहले हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात, का अनुपात। देखो, आपेक्षिक विद्युतशीलता बेसिकली होती क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता ये होती है किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। इसको हम K से या एप्सिलॉन R से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन R और K दोनों से रिमूव करते हैं तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? किसी माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन m, तथा निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? चाहे K लिखें चाहे एप्सिलॉन R, दोनों लिख सकते हैं। एप्सिलॉन m अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो गया फार्मूला। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता का फार्मूला क्या होता है, तो आप बता सकते हैं K इक्वल टू एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट। तो एक चीज़ हम अगर यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन m इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अभी भैया हम इसको पढ़े क्यों हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। देखो, आपेक्षिक विद्युतशीलता हम इसलिए पढ़े हैं क्योंकि कूलाम का नियम का अभी जो हम पढ़े हैं, फोर्स का फार्मूला, यानी F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, वो क्या है? निर्वात में है। निर्वात में यानी वहाँ पे कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और वायु के लिए भी, मतलब एयर के लिए भी वो अप्लाई होता है। लेकिन जब हम किसी और माध्यम में जाएंगे तो वहाँ पे हम निर्वात की विद्युतशीलता नहीं लिख सकते एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पे हम माध्यम की विद्युतशीलता लिखेंगे। इसलिए हम आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में पढ़े हैं। तो अभी हम देखते हैं किसी माध्यम में बल। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। किसी माध्यम में कूलाम बल, ये क्या है भैया? किसी माध्यम में कूलाम बल। देखो, जब हम मान लो दो बिंदु आवेश किसी और माध्यम में है तो वहाँ पे हम कूलाम बल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो, कूलाम के नियम का जो सिंपल फार्मूला है, F निर्वात में या हवा में, दोनों के लिए ये सेम होता है। F इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, लेकिन जब हम किसी दूसरे माध्यम में जाएंगे तो वहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको हम जान लेते हैं। F माध्यम या मीडियम भी लिख सकते थे हम, शॉर्ट फॉर्म में M। एक माध्यम में क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। देखो, निर्वात के लिए और हवा के लिए, दोनों के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज होता है। लेकिन जब हम किसी दूसरे माध्यम में बल निकालेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एम, यानी माध्यम की विद्युतशीलता, और ये सेम रहेगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था एप्सिलॉन एम इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन एम क्या था, निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता, और के हमारा क्या था आपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ एम लिखा है वो माध्यम की विद्युतशीलता, जहाँ के लिखा है वो क्या हो गया आपेक्षिक विद्युतशीलता, जहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा है वो निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, तो हम यहाँ एप्सिलॉन एम की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, 1/4 के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इतना तो सेम है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना इसमें भी सेम है, इसमें केवल एक चीज एक्स्ट्रा है के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ निर्वात या हवा, इसको एफ ए लिख सकते हैं, एफ ए अपॉन के। ठीक, एफ माध्यम का फार्मूला आ गया हमारा, ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अभी इस पे हम 2024 में ही आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। दो बिंदु आवेश हैं, उनको वायु में एक निश्चित दूरी पर रखा गया है, तो उनके बीच 80 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, जब इन्हीं आवेशों को परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, फिर हमने इन्हीं आवेशों को इतनी ही दूरी पर एक दूसरे माध्यम में ले गए, तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता एक ही चीज होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसीलिए हमने अभी पिछला फार्मूला पढ़ा था कि जब हम किसी दूसरे माध्यम में जाएंगे तो वहां पे बल का फार्मूला अलग होता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं, जैसा अभी मैंने बताया था कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, हम देख लेंगे क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो दिया क्या है 80 न्यूटन का बल वायु में जब है, तो एफ ए क्या है 80 न्यूटन, और क्या दिया है यहाँ पे 8 न्यूटन दिया है परावैद्युत माध्यम में। एफ मीडियम कितना दिया है 8 न्यूटन। ये सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस दो चीज़ें दी है, दोनों लिख लिया। अब हमसे पूछा क्या है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये दोनों एक ही चीज होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, आपेक्षिक विद्युतशीलता ये क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक, अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, एफ एम यानी एफ मीडियम, क्या पढ़ा था एफ ए यानी निर्वात में या हवा में बल बटे के। ठीक, तो एफ मीडियम में कितना दिया है 8 न्यूटन, यानी जब हम परावैद्युत माध्यम में ले गए उन दोनों आवेशों को तो बल कितना आया था 8 न्यूटन, और जब हवा में थे दोनों आवेश तब बल कितना था 80 न्यूटन, और अपान में के, अब के इधर आ जाएगा 8 के इक्वल टू 80 हो जाएगा, के इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 बटे 8, यानी के की वैल्यू कितना आ जाएगी 10, परावैद्युतांक कितना आ जाएगा 10, ये हमारा आंसर हो गया। बस ऐसे ही सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने पिछला फार्मूला पढ़ा था और टॉपिक क्या पढ़ा था, किसी दूसरे माध्यम में कूलाम बल। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा 2024 में आया हुआ है।
ठीक, तो इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ। ठीक, देखो सदिश निरूपण से क्या मतलब है। देखो सदिश में क्या होता है, हमने पढ़ा है सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, परिमाण प्लस दिशा। तो अभी हमने जो कूलाम के नियम का फार्मूला पढ़ा है उसमें केवल परिमाण आ रहा है, वैल्यू, दिशा उसमें बता नहीं रहा है। तो अब हम देखते हैं दिशा को कैसे इसमें दिखाते हैं। ठीक, तो अब हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देखेंगे। ठीक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखो भैया ये क्या है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अभी हमने कूलाम का नियम पढ़ा तो उसमें F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो उसमें केवल परिमाण है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण है, अभी उसमें दिशा नहीं है। देखो सदिश, सदिश क्या होता है, हमने 11th पढ़ा था। सदिश वो होता है जिसमें परिमाण होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा है उसमें तो परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं दिखाई है। तो हम यहाँ पे दिशा का निरूपण करेंगे। मान लो देखो हम 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, एक हो गया हमारा Q1 और एक हो गया Q2। मान लो दोनों पॉजिटिव हैं ना। तो देखो कूलाम का नियम जब अभी हम पढ़ रहे थे तो हमने एक पॉइंट मिस कर दिया, उसको हम यहाँ देख लेते हैं नोट में। देखो नोट में क्या, सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजाती आवेश मतलब क्या भैया, समान आवेश। मान लो दोनों प्लस प्लस हैं यानी पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों निगेटिव हैं, माइनस माइनस, ये भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। मान लो एक प्लस हो गया एक माइनस, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये विजातीय आवेश हैं, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। देखो मान लो प्लस प्लस है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, ये भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और ये मान लो हम लिख देते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश। विजातीय आवेश देख लेते हैं। विजातीय आवेश, मान लो एक प्लस हो गया एक माइनस, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ये माइनस हो गया ये प्लस, ये भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। बस हमें सिंपल का ध्यान ये रखना है कि जब प्लस प्लस रहेंगे एक दूसरे को दूर भगाएंगे, माइनस माइनस रहेंगे ये भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। लेकिन जब प्लस माइनस रहेंगे ये एक दूसरे को पास खींचेंगे, माइनस प्लस रहेंगे ये भी एक दूसरे को पास खींचेंगे। ठीक, इसको हमें ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक, देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक, देखो ये बल की दिशा हो गई F1 2, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब हम सदिश निरूपण देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम सदिश लिखेंगे। ये क्या, वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश। F12 लिखने का क्या मतलब हुआ भैया, F12 जो हमने लिखा वेक्टर F12, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है Q1 पर
बल Q2 के कारण, Q2 के कारण, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। ठीक है। F21 का मतलब क्या है भैया, F21 इसका मतलब है Q2 पर बल Q1 के कारण, ठीक। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा तो इसको हम मिटा देते हैं। देखो वेक्टर F12 यानी पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के कारण, ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R² R12 का स्क्वायर। 12 क्यों भैया, देखो यहाँ F12 है तो यहाँ भी R12 होगा, क्यों, क्योंकि पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल, तो वही पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी R12, ठीक। देखो इस साइड वेक्टर लगा हुआ है तो इस साइड ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस साइड अभी केवल परिमाण है, केवल मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है। तो दिशा, इसमें हम दिशा दिखाएंगे। दिशा क्या है, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण जब बल लग रहा है तो ये इसको इस तरफ ठेल रहा है, तो इसकी दिशा इस साइड है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे R12 कैफ के द्वारा, R12 कैफ। ये क्या है भैया, ये है यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। हमने क्लास 11 में पढ़ा था एकांक सदिश। एकांक सदिश की वैल्यू 1 होती है। तो थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं, यहाँ कोने एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मान लो ये हो गया R12 कैफ, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और इसको हम किस लिए यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं दिशा बताने के लिए। जब इसकी वैल्यू 1 होती है, एकांक सदिश की वैल्यू हमेशा 1 होती है, हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे हम 1 से गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू 1 है तो इससे इसके परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसको हम दिशा बताने के लिए उपयोग करते हैं एकांक सदिश का। तो इस साइड भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इस साइड भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक। अब हम देखते हैं F21, इसको भी वेक्टर लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में, वहाँ पे R12 था, यहाँ पे R21, वहाँ पे F12 था, यहाँ पे F21। ये सिंपल चीज़ें हैं, इसको बस ऐसे हमें समझ लेना है। यहाँ पे भी हम दिशा बताने के लिए R21 कैफ लगा देंगे, ठीक। तो देखो वैसे केवल अगर हम परिमाण में लेंगे तो F12 F21 बराबर है, लेकिन जब हम सदिश रूप में देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर F21। यही हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है, कि मतलब परिमाण के साथ साथ हमने दिशा भी दिखा दी। दिशा क्या है, R12 कैफ, यहाँ पे R21 कैफ, इसका भी वैल्यू 1 होगा, क्योंकि ये भी एकांक सदिश है और एकांक सदिश की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक। तो हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं, बहुल आवेशों के बीच बल। अभी हमने देखा केवल 2 आवेशों के बीच बल, ठीक। अब हमारा हेडिंग क्या होगा,
सॉरी गलत हो गया थोड़ा। अब हम देखेंगे बहुल आवेशों के बीच बल। ठीक, अभी हम देख रहे थे दो आवेशों के बीच बल, तो हम हेडिंग डालेंगे बहुल आवेशों के बीच बल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोर्स बिटवीन मैनी चार्जेस। ठीक, देखो एक हमने डायग्राम बनाया है, ये हमारा पॉइंट है ओ। ठीक, वो पॉइंट है, ओ पॉइंट से R3 दूरी पर हमारा Q3 आवेश है, R1 दूरी पर Q1 आवेश है और R2 दूरी पर Q2 आवेश है। ठीक, हमारा टॉपिक क्या है? बहुल आवेशों के बीच बल। तो हम यहाँ पे 3 आवेश रखें, यहाँ पे बहुल आवेश है। ठीक, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे Q2 के कारण Q1 पर बल और Q3 के कारण Q1 पर बल। ठीक है, देखो अभी हमने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ा है, तो हमने उसमें दिशा निर्देशित करना सीखा है। ठीक, तो देखो Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा, चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को धक्का देंगे या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो Q2 के कारण Q1 पर बल क्या होगा? इधर, उसकी दिशा क्या होगी? इधर। उसको हम क्या बोलेंगे? F1 2, यानी Q1 पर आवेश Q2 के कारण F12 और Q3 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा उसकी दिशा ऊपर के साइड होगी। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? F1 3। ठीक, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे Q1 के कारण, आप भी साथ साथ में लिख सकते हैं, Q1 के कारण Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल क्या है? F12। ठीक है, F12 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R12 का स्क्वायर। और हमें दिशा भी दिखानी है, क्योंकि अभी हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़े हैं, तो हम दिशा दिखाना जान चुके हैं। यहाँ पे हम दिशा कैसे दिखाएंगे? कैफ लगा के, R12 का कैफ। ठीक, ये हो गया Q2 के कारण Q1 पर बल। अब हम देखेंगे Q3 के कारण Q1 पर बल। देखो Q3 के कारण Q1 पर बल क्या होगा? F13, और यहाँ पे वेक्टर लगा रहेगा। ठीक, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, हमने यहाँ भी वेक्टर लगाना हम भूल गए हैं, सदिश निरूपण कर रहे हैं तो वेक्टर लगा होना अनिवार्य है। ठीक, तो F13 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान में R13 का स्क्वायर। और हम दिशा दिखाने के लिए क्या करेंगे? R13 का कैफ ले लेंगे। ठीक, और देखो एक बल की दिशा ऊपर हो गई और एक बल की दिशा इधर हो गई, तो इन दोनों का परिणामी बल क्या होगा? इन दोनों का परिणामी बल ऐसे जाएगा। अगर हमने क्लास 11th में पढ़ा होगा सदिश, जब दो सदिशों का परिणामी हम कैसे लेते हैं, तो वहाँ पे ऐसे होता था ना, वेक्टर R इक्वल टू
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हमने 11th में पढ़ा था ना। तो ये परिणामी बल हो जाएगा। परिणामी बल क्या हो जाएगा? F1, वेक्टर F1। तो इन दोनों बलों का परिणामी बल क्या हो जाएगा? जैसे मान लो एक बल इधर है, एक बल इधर, एक लोग इसको इधर खींच रहे हैं, एक लोग इसको इधर, तो किधर जाएगा? ये ना इधर जा पाएगा ना इधर, ये बीच में चला जाएगा। मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, ये मैंने अपने दोनों हाथ फैलाए, एक लोग मुझे ऐसे इधर खींचे, एक लोग इधर खींचे, दोनों एक साथ में ही खींचेंगे। जब दोनों एक साथ में खींचेंगे ना मैं इधर जा पाऊंगा ना मैं इधर, मैं जब बल्कि ऐसे आगे बढ़ूंगा जब जबरदस्ती खींचेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक। तो हम परिणामी बल इसका देखेंगे। परिणामी बल वेक्टर F1, ये क्या होगा? इन दोनों को हम जोड़ देंगे। वेक्टर F12 प्लस में वेक्टर F13, ठीक। अब वेक्टर F1 क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा 1/4πε0। इसको थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैफ, ठीक है। प्लस में F13 क्या है? सेम चीज यहाँ भी है, 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैफ, ठीक। यही हमारा हो गया बहुल आवेशों के बीच बल, ठीक। इसमें आपको जहाँ ना समझ में आया हो आप वीडियो दोबारा से पीछे करके देख लीजिएगा, और इसके अलावा कोई डाउट बचे तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके हर एक डाउट का मैं पर्सनली जवाब दूंगा, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। यही हमारा है बहुल आवेशों के बीच बल। फिर हम आगे, अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक। अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक। भैया अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ठीक। देखो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। इसको हम देखो पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं तब समझेंगे। किसी दो आवेशों के बीच एक मिनट देखो, किसी दो आवेश इसकी डिफिनेशन हम देख लेते हैं। किसी दो आवेशों के बीच लगाया गया विशिष्ट बल, लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति, अन्य आवेशों की
उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं ना। ये तो हमारी डिफिनीशन हो गई, डिफिनीशन भी इजी है, आपको समझ में आ गई होगी। इसको जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई आवेश है Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q3, यहाँ पे आवेश है Q4, ठीक, यहाँ पे आवेश है Q5। ये मान लो एक सिस्टम के अंदर है किसी निकाय के। तो क्या कह रहा है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगाया गया विशिष्ट बल। मान लो हम Q1 और Q3 के बीच बल ले लेना, इनके बीच कौन सा मतलब बल लग रहा है जो, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा इन दोनों आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होगा, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में बल लग रहा है तो ये लोग डिस्टर्ब उसको नहीं करेंगे। या मान लें हम Q5 या Q4 के बीच लग रहा है, तभी इन लोग से कोई मतलब नहीं होगा। मान लो कहीं पे 4-5 बिंदु आवेश हैं या कई बिंदु आवेश हैं, उनमें किसी भी दो के बीच हम कैलकुलेट करेंगे तो बाकी से मतलब नहीं होगा। बस यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ मैंने जितनी चीज़ें बताई आपको समझ में आई होंगी, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई एक बार आप वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके डाउट्स का मैं खुद जवाब दूंगा, ठीक। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम भी पास में आ ही रहा है। बाकी जो दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अभी हम थ्योरी एक बार कंप्लीट हो जाए तो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में ले लूँगा, ठीक। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।